हेलो गाइस, माई सेल्फ राघवेंसी। आरएसबी मैथमेटिक्स क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों देखिए, आज हम कक्षा 10 का अनसोल्ड पेपर सॉल्व करेंगे जो कि अग्रवाल सीरीज का है। हाँ, ये जो है अग्रवाल का है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये अग्रवाल अनसोल्ड पेपर बोर्ड पेपर्स हैं कक्षा 10 गणित का, ठीक है। तो मैं पहला सेट हल करवाऊंगा आज आपको। सेट का नाम भी मैंने लिख रखा है। सेट है आपका क्लास 10 सेट MB1 और 2020 का है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का। अगर देखिए बच्चों, अगर आपके पास अनसोल्ड पेपर कक्षा 10 का नहीं है तो आप मार्केट में खरीद सकते हैं। ये लगभग 40 से 50 रुपए के बीच में आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देखिए, तभी आप सवाल को समझ पाएंगे जब आपके पास क्वेश्चन होगा। तो अनसोल्ड पेपर आपको खरीदना पड़ेगा। यदि आपके पास पहले से ही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, हर के 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 बटे 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। वो कह रहा है कि 1458 बटे 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो देखिए बच्चों, मैं क्या करूँगा कि 1458 तो है ही, लिखा रहेंगे। नीचे देखिए क्या है, यहाँ पे 125। 125 में 5 की पावर 3 है, इंटू क्या बचा 10। 10 में क्या हो जाएगा 5 और 2, है ना। तो ये हो जाएगा 1458 बटे 5 की पावर 4 हो जाएगा और 2 की पावर 1। एक्चुअली जो 5 की पावर 2 यानी वो क्या कह रहा है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है। अलग अलग पावर है वो ठीक है, लेकिन दशमलव प्रसार तो मैं तब ज्ञात कर पाऊंगा जब दोनों की पावर समान हो। तो क्या करूंगा, 2 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा और 2 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 8 2 64, 8 पंचे 40, 6 46, 8 चौकू 32 और 4 36, 8 एकन 8 3 11। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 5 और ये 2 की पावर, ये क्या है 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, मतलब 10 की पावर हो गया 4, है ना। 10 की पावर 4 का मतलब हो गया है 10 के ऊपर 4 जीरो। 1 2 3 जीरो काटेंगे, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो दशमलव प्रसार कितना है, यानी दशमलव के बाद का जो प्रसार है वो है हमारा 4 अंकों तक। कितने अंकों तक है, 4 स्थानों तक, ठीक है। दशमलव प्रसार जो है वो हमारा है 4 स्थानों तक, क्योंकि दशमलव के बाद 1 2 3 4 ही अंक है, ठीक है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का खा क्वेश्चन हो जाएगा। पहले वाला हल हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अगर आप परीक्षा में उत्तर दे रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का ये यहाँ पे डालेंगे प्रश्न, ठीक है। अगर आप बोर्ड की कॉपी में लिख रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे प्रश्न संख्या और नीचे लिखेंगे उत्तर, विकल्पी हल करने का, ठीक है। उत्तर में ओनली उत्तर लिखना है। क्या लिखना है, विकल्प। कौन सा हमारा सही है, विकल्प संख्या है 4। ये वाला विकल्प सही है और जिसमें लिखा जाएगा 4 स्थानों तक, ठीक है। तो प्रश्न करने का ये सही तरीका है कि प्रश्न नंबर वही डालिए जो आपके पेपर में है और नीचे लिखिए उत्तर, ठीक है। इस तरह आप क्वेश्चन पेपर में लिखेंगे सभी बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का खा में क्या है कि चित्र दिया गया। देखिए वो कुछ इस तरह के चित्र दिया गया है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। यहाँ से एक हमें ग्राफ दिया गया है इस तरह का, ऐसे, ठीक है। और वो ये कह रहा है कि प्रदर्शित चित्र में बहुपद के शून्यांक कितने होंगे। देखिए शून्यांक का मतलब क्या होता है कि एक्स अक्ष को कितनी बार कर्व काट रहा है, यानी जो वक्र दिया गया है वो वक्र एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है। तो देखिए 1 2 3 एंड 4 बार काट रहा है ना। अगर वो 4 बार काट रहा है तो इसके शून्यांक हो जाएंगे 4, ठीक है। कितने शून्य हो जाएंगे, 4। तो इसका भी ऑप्शन कितना हो गया है, ऑप्शन नंबर 4 ही है इसका भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 ही है, इसका भी आंसर हो जाएगा 4। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
इस ये वाला हो गया ना, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर कहीं भी वक्र होता है तो वो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, जितनी बार काटेगा उतने ही उसके शून्यांक होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर पहले का गा, ठीक है। तो गा में क्या होने वाला है, दिया गया है त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, दो ऐसे त्रिभुज हैं कि ए बी, देखिए ये दिया गया है ए बी बटे डी ई, और ये दिया गया है बी सी बटे ई एफ, और यहाँ पे अगली लाइन दी गई है ए सी बटे डी एफ, है ना। यस, ये दिया गया है 4/9। मतलब क्या है कि दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का जो अनुपात है वो 4:9 है। और वो कह रहा है मेरे को आंसर किसका चाहिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। देखिए ये आप लोगों ने प्रमेय पढ़ी होगी क्लास 10th में ही, कि यदि किसी त्रिभुज, यदि कोई दो समरूप त्रिभुज हों, ठीक है, समरूप त्रिभुज में ही अनुपात बराबर रहता है, तो ये समरूप त्रिभुज हो गए दोनों। समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, यदि भुजाओं का अनुपात कुछ भी हो तो उसका क्षेत्रफल जो है भुजा के अनुपात, मतलब भुजा के वर्ग के बराबर होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये वाला है, ये हो जाएगा ए बी बटे डी ई का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो इसका मान तो दिया गया है 4/9, इसका मतलब है 4/9 का स्क्वायर, मतलब 16/81। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर पहले का घा, ठीक है। घा में दे रखा है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 है, ठीक है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0। देखिए यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, एक तो दिया गया है साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस थीटा बराबर 0, या कि इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ये बताइए थीटा का मान कितना होगी जब साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का मान बराबर आता है। तो ये होता है, देखिए साइन 45। हम अपने मन में भी इसको आकलन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सवाल को लगाना जरूरी नहीं है, बिकॉज ये वाले प्रश्न जो हैं बहुविकल्पीय हैं। अब हमें तो उत्तर सही छांटना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से कि यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बराबर 45 डिग्री पर, ठीक है। थीटा बराबर 45 डिग्री पर साइन का भी मान 1/√2 होता है और कॉस का भी मान 1/√2 होता है। तो मुझे पता चल गया है कि कॉस थीटा लेना है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, साइन 45 की पावर 4, और ये हो जाएगा प्लस कॉस 45 की डिग्री पावर 4। तो यहाँ से क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4। तो कितना हो जाएगा, 1/√2 का वर्ग करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 का वर्ग करेंगे 1/4 आ जाएगा, प्लस ये भी 1/4 आ जाएगा। तो दोनों जुड़कर हो जाएंगे 1/2। इसका आंसर हो जाएगा 1/2 बच्चों। तो ये है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इस सवाल को ज़्यादा सोचना और कठिन करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें माइंड में गेज करना था कि ये जो है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब आता है, जब थीटा का मान हो 45 डिग्री, ठीक है। और इसके लगाने के और भी तरीके हैं, अगर आप उनसे लगाना चाहें तो उनसे भी लग जाएगा। फिलहाल हमें यहाँ पे इस सवाल को लगाना नहीं है, बहुविकल्पी प्रश्न को छांटना है। अगर इनको लगाने में ही ज़्यादा समय मैं वेस्ट करूँगा तो जो लिखने वाले सवाल हैं उनमें हमारे समय की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो पेपर में क्या होता है कि मुझे एक एक सेकंड को बचाना होता है। आप जो भी क्वेश्चन है जल्दी जल्दी कर सकें उन्हें करिए। बहुविकल्पी प्रश्न अगर आपके उत्तर याद हैं तो आप वैसे ही लीजिए, ठीक है। तो बहुविकल्पी प्रश्नों में आपको ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो ओनली एक लाइन में उत्तर देना है उनका। तो क्वेश्चन नंबर 1 का घा कौन सा प्रश्न दिया गया है, सॉरी घा तो हो गया है, इंगिया रह गया, इंगिया, ठीक है। तो इंगिया में क्या है, बिंदु 3,4 दिया गया है बच्चों। ये देखिए बिंदु दिया गया है, बिंदु 3,4 है ना, और कि बाई अक्ष से दूरी पूछी गई। जैसे देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, ये चित्र है 3,4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो मेरा जो बिंदु है वो 3,4 कहीं पे है। तो 3 का मतलब एक्स अक्ष पे 3, बाई पे 4, मतलब ये वाला यहाँ कहीं पॉइंट है 3,4, है ना। तो वो क्या रहा है कि उसकी बाई अक्ष से दूरी बताइए। देखिए बाई अक्ष से दूरी का मतलब है उसकी ये वाली दूरी, ये कितनी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 ही तो है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है। तो बाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, या देखिए एक तरीका और है, वैसे अगर आपको याद हो तो बाई अक्ष से दूरी का मतलब हो गया है
मतलब बाई एच से दूरी हो गई है 3, ठीक है। 3 मात्रक मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, 3 मात्रक, ठीक है। तो अगर आपके ये तरीका भी ठीक है, अगर आप ऐसे चित्र बना के निकाल सकें, या सीधा सा मेथड होता है कि अगर आपको एक्स अक्ष से दूरी निकालनी है तो एक्स अक्ष पर चली दूरी, सॉरी वाई अक्ष से दूरी निकालनी है तो एक्स अक्ष पर चली दूरी ज्ञात कर लीजिए। अगर एक्स अक्ष से दूरी निकालनी है तो वाई अक्ष पर चली दूरी निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी 3 मात्रक, क्योंकि वाई अक्ष पर पूछी गई है, वाई अक्ष से दूरी है, इसका मतलब एक्स अक्ष पर कितनी दूर गया है। देखिए वाई अक्ष ये वाली है ना, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष होती है। तो जब वाई अक्ष से दूरी पूछी गई, या तो हम इधर जाएंगे या हम इधर जाएंगे। तो वाई अक्ष से ऊपर नीचे जाने पर तो हम वाई अक्ष पर ही चलेंगे, तो उससे दूरी नहीं निकलेगी, ठीक है। तो जैसे या तो इधर जाएं तो वाई अक्ष से दूरी बढ़ेगी, इधर जाएं तो वाई अक्ष से दूरी बढ़ेगी, और इसी प्रकार एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाए तो या तो ऊपर जाइए या नीचे जाइए। तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं, या तो सीधा सा है, आप चित्र ड्रॉ कर लीजिए कहाँ पे हमारा बिंदु आ रहा है और लाइन खींच लीजिए, ठीक है। ये तरीका सबसे बेस्ट है, आसानी रहती है ऐसे सवालों में। अब क्वेश्चन नंबर इंडिया के बाद है क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4, ठीक है। कह रहा है कि 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का नहीं होने की प्रायिकता पूछी गई है। देखिए कुल गड्डी में पत्ते कितने होते हैं, गड्डी में पत्ते बराबर होते हैं 52, और इक्के कितने होते हैं, इक्के बराबर होते हैं 4, ठीक है। तो इक्का होने की प्रायिकता कितनी होगी, यानी कि एक पत्ता निकालने, एक पत्ता, एक ताश, ताश लिखेंगे यहाँ पे, ताश दिया गया है, एक ताश निकालने पर इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4/52, मतलब 1/13। और इक्का ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, हमसे यही पूछा गया, इक्का ना होने की प्रायिकता, ठीक है। इक्का ना होने की प्रायिकता 1 - 1/13, मतलब 12/13 ये हो जाएगी इक्का ना होने की प्रायिकता, ठीक है बच्चों। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व हो गया है। तब तक मैं इंक डाल लेता हूं। हाँ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का है, ये 2 समीकरण दिए गए हैं और ये कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि इन 2 समीकरणों का कोई हल नहीं है। तो आप लोगों को पहले से ही जानकारी होगी कि a1x + b1 y + c1 = 0 होता है, और a2x + b2 y + c2 = 0 हो तो समीकरण के देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 इज नॉट इक्वल टू, अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि कोई हल नहीं होगा समीकरण का, तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो, यदि ये तीनों बराबर हो गए तो अनंत हल होंगे, ठीक है। यदि ये बराबर नहीं है और ये बाकी ये 2 बराबर नहीं है तो उसका केवल एक हल होगा, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर ये दोनों बराबर हैं और ये भी बराबर है तो दूसरी कंडीशन भी हो सकती है। तो इसका मतलब है के का मुझे इन दोनों कंडीशनों से निकालना है, क्योंकि अगर ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो अनंत हल हो जाते हैं, तो भी यहाँ बराबर रहेगा, तो इन दोनों से तो सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। तो मैं इन 2 कंडीशंस को लेता हूँ, ठीक है, कि b1/b2, b1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया 1, ठीक है, इस यहाँ पे हो गया 1, और b2 का मतलब क्या हो गया है k - 1 बराबर c1 का मतलब क्या हो गया 1/c2 का मतलब हो गया 2k + 1,
तो यहाँ से हो जाएगा 2k+1 बराबर k-1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k इधर आएगा, k बराबर k इज नॉट इक्वल टू, यानी ये वाला कंडीशन ले रहे हैं तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू -2, मतलब k का मान -2 ना हो, बाकी कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर k का मान -2 हो गया तो समीकरण का हल हो सकता है, यदि k का मान -2 नहीं होगा तो समीकरण का हल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका इसी प्रकार हल हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट। ठीक है, क्या कह रहा है कि चित्र दिया गया, उसमें भी चलिए मैं बना दे रहा हूं आपका चित्र। ये इस तरह से ये चित्र दिया गया है, ये है ए बी, ये है ओ, ये है सी डी। ठीक है, और एक चीज क्या कंडीशन दी गई है हमारे पास, दिया है, क्या दिया गया है, AO/OC, AO/OC बराबर दिया गया है BO/OD बराबर 1/3। ठीक है, देखिए मैं, आप लोग जानते ही हैं ये समरूप त्रिभुज की कंडीशंस हैं। यदि ऐसा कभी भी हो जाए कि AO/OC हो जाए तो ये समरूप त्रिभुज की कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तीनों भुजाएं लगभग अनुपात में होती हैं। तो इसका मतलब सीधा सा ये भी हो गया, अगर दो भुजा इस भुजा इसके अनुपात में, ये भुजा इसके अनुपात में, तो ये भुजा इसके अनुपात में भी होगी, AB/, यहाँ पे लिख देंगे ऐसे करके। ठीक है, चलिए अब पूरा ठीक से लगा दें सवाल, क्योंकि ये लिखने वाले सवाल हैं और ये लिख कर ही लगाने भी पड़ेंगे हम लोगों को। ठीक है, तो ऐसा दिया गया है, तो हम लोग इससे क्या पता कर लेते हैं, त्रिभुज ABO व त्रिभुज COD कैसे हैं, समरूप हैं। ठीक है, समरूप का चिन्ह भी समरूप है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, OA या AO/OC बराबर AB/CD बराबर 1/3, ये भी हो जाएगा ना। तो इसका मान तो 1/3 है ही, चलो मैं यहीं से लिख दे रहा हूँ, इसका मान है 1/3 बराबर, एक चीज़ और दिया गया है, DC बराबर दिया गया है 1.5, DC यहाँ पे लिखेंगे CD की जगह। ठीक है, तो DC बराबर 1.5 दिया गया, तो AB पूछा गया, AB और यहाँ पे हो जाएगा 1.5। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से AB बराबर हो जाएगा 1.5/3, तो इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा AB बराबर 0.5। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, और देखिए क्वेश्चन नंबर गा जो दिया गया है ना, गा, इसी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा, अभी मैं उसको भी बता दे रहा हूं। दूसरे का गा, ठीक है, गा में क्या लिखा है, √10 √3 10 12 ये दिया है। क्वेश्चन नंबर है गा, √3 10 12 डिग्री, उसके बाद दिया गया है 10 cot 45 डिग्री, उसके बाद दिया गया है cot 60 डिग्री, उसके बाद दिया गया है 10 78 डिग्री। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, √3 है, बना रहने दो, cot 45 का मान है 1। देखिए इसको लिख देंगे हम लोग, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे हम लोग 1/cot 12 डिग्री, हो गया ना, ये हो गया 1, ये हो गया 1/√3, cot 60 का मान 1/√3 ही होता है, इंटू ये देखिए 10 60 है, 10 मतलब 10 80 78 है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं 10 90 -12 है ना, 78 ही लिखा हुआ है,
और इसमें मुझे को पता है 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये देखिए अंडर रूट से अंडर रूट कट गया है, ऊपर ओनली 1 बचा है ना, 1 इंटू 1/कॉट 12 डिग्री इंटू ये भी हो जाएगा अब कॉट 12 डिग्री, इससे ये भी कट गया। तो टोटली आंसर मेरे पास आने वाला है 1। ठीक है गाइस, ये इसी तरह से सवाल का उत्तर आने वाला है गा में 1। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का घा क्या दे रखा है, एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, में दिन बराबर होते हैं 366 दिन। ठीक है, और एक सप्ताह में एक बार तो रविवार आता ही, वो कह रहा है कि 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा कि 7 का भाग देंगे। ठीक है, तो ये पता करेंगे कितने शेष दिन हैं, शेष दिन निकालेंगे कैसे, 366/7, 7 पना 35, 7 दूनी 14, 2/7, 52 सही 2/7 आ गया। इसका मतलब क्या है कि 52 रविवार तो हो जाएंगे, इसका मतलब इन दोनों में से कोई रविवार ना हो, है ना। तो रविवार ना होने की प्रायिकता निकालेंगे। देखिए 52 रविवार यहाँ तक हो गए हैं, अगर यहाँ पे इसमें 2 दिनों में से कोई एक रविवार हो गया तो ये 53 हो जाएंगे। इसका मतलब है रविवार ना होने की प्रायिकता क्या हो गया, 53 रविवार ना होने की प्रायिकता निकालेंगे हम लोग। ठीक है, या निकाल ले 53 रविवार होने की प्रायिकता। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये तो 366, ये तो हो गया 52 रविवार तो हुई है। इसका मतलब है इनमें से कोई रविवार ना हो, तो रविवार ना होने की प्रायिकता हो गई ये सवाल ठीक से बना नहीं, जचा नहीं, क्या करूं। ये तो सवाल ठीक से जचा नहीं, लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। 52 रविवार तो वैसे भी होते हैं, 52 रविवार होते हैं, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई रविवार नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ये यहाँ पे संडे भी तो हो सकता है, 52 तो रविवार है ही। चलिए चलो कोई बात नहीं बच्चों, मैं क्या करूँगा यहाँ पे लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता निकालूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 बार रविवार भी तो हो सकता है, इन दोनों में से क्या होता है, रविवार सोमवार और सोमवार मंगलवार, बुधवार मंगलवार, इसके 2-2 दिन करके 2 जगह पे ऐसी पोजीशन बनेगी जहाँ पे रविवार होंगे। ठीक है, तो 53 रविवार होने की प्रायिकता हो जाएगी। देखिए यहीं से मैं समझाता हूँ, यहाँ पे पहला रविवार, ठीक है, रवि सोम, यहाँ पे हो जाएगा रवि सोम। ठीक है, 2 ये दिन 2 दिन हो गए ना, सोम प्लस मंगल, ये 2-2 दिन लेके चल रहे हैं, मंगल प्लस बुध, बुध प्लस शुक्र, है ना, ऐसे, और शुक्र प्लस शनि, और शनि प्लस रवि। ये 7 केस बन सकते हैं हमारे पास। 7 में से देखिए रविवार वाले कितने केस हैं, ये यहाँ पे रविवार हो सकता है। तो देखिए वो क्या कह रहा है कि केवल 52 रविवार होंगे। ठीक है, तो 52 रविवार होने की प्रायिकता का मतलब क्या है कि ये कुल केस मेरे फेवर में है कि यहाँ पे संडे नहीं होना चाहिए। तो कुल मेरे फेवर में केस कितने हैं, 5, और दिन कितने हैं टोटली 7, 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशंस होनी चाहिए थी।
रवि सोम मंगल बुध, बुध शुक्र, शुक्र शनि, शनि रवि। अभी गुरुवार रह गया, ठीक है। किसके साथ करेंगे, यहाँ पे रहेगा गुरुवार। चलिए कोई बात नहीं, मैं बना दे रहा हूँ गुरुवार। गुरु प्लस शुक्र और शुक्र शनि, ये हो जाएगा शनि और रवि, ठीक है। ये देखिए 7 केस हैं, तो ये वाला इसमें संडे है। अगर ये वाला केस लेता हूँ तो 53 रविवार हो जाएंगे। तो मेरे पास ये 5 केस ऐसे हैं जिनमें कोई रविवार नहीं है। अगर ये वाले केस 5 रहते हैं, अगर ये केस रहते हैं यहाँ पे 2 की जगह पे, या तो ये हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए, तो कुल 5 मेरे फेवर के केस हैं। कुल कितने हैं 7, तो 5/7 ही हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सॉरी 55 नहीं बल्कि 52 रविवार होने की प्रायिकता। अगर वो कह दे 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो मेरे फेवर में कितने केस हैं, एक ये और एक ये है, तो ये हो जाएगी 2/7, है ना। 53 रविवार होने की प्रायिकता हो जाएगी 2/7। तो बच्चों कोई दिक्कत, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए कि मेरे को ये समस्या आ रही है। हम कोशिश करेंगे आपको उसी समस्या के अनुसार पढ़ाया जाए। और यदि आपको लगता है मेरी स्पीड स्लो है, तो आप यहाँ यूट्यूब के ऑप्शन में ही थोड़ा स्पीड, प्लेबैक स्पीड चेक करके बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको लगता है मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में क्लिक करें, मतलब कमेंट अपना लिख दीजिए कि गुरुजी थोड़ा स्लो पढ़ाइए, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे ऊपर से निकल रहा है। फिलहाल देखिए सूत्र जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये ओनली रिवीजन पोर्शन है कि अब पूरा सत्र आपका निकल चुका है। ये बात मानकर चला जाएगा कि आप लोगों को पिछला पढ़ा हुआ आ रहा है, तो इसीलिए हम अनसोल्ड पेपर हल करवा रहे हैं। यदि आपको उसमें भी कोई समस्या है तो आप बताइए कौन सा टॉपिक आपको कठिन लग रहा है, मैं उस टॉपिक पर एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरे का घा लग गया है। और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न में दिया गया है कि प्रथम, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4, अंतिम पद 49 और सभी पदों का योग 265 है, तो उस समांतर श्रेणी में पदों का मतलब पदों की संख्या पूछी गई है। पदों की संख्या का मतलब हो गया है हमसे n का मान पूछा गया है, ठीक है। पदों की संख्या होती है n बराबर हमसे पूछा गया है। चलिए देखिए, पदों का योग दिया गया। पदों का योग 2 तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो मेरे पास फार्मूला होता है, ये देखिए सूत्र है कि यस बराबर योग बराबर, यानी पदों का योग होता है n/2 a प्लस l, ठीक है। एक तो ये सूत्र होता है, बस इसी से लगा देना है मेरे को। यस बराबर दिया गया 265, ये बराबर n/2 और a का मान है 4 प्लस इसका मान है 49, ठीक है। ये हो गया 53। तो 65 दूनी 130, तो ये हो जाएगा 530 और ये हो जाएगा 53n। तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा 530/53 और 53 दाई, बस एक बार में ये आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया तीसरे का क्वेश्चन। इसी प्रकार है तीसरे का खा। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का खा। क्वेश्चन दिया गया है कि 0 दशमलव, देखिए यहीं पे दिया गया है 0.666 को P/Q के रूप में लिखना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है हम लोगों का ये। तो ये तो दिया गया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि x बराबर दिया गया है 0.666 एंड डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर क्या करेंगे, देखिए दशमलव यहाँ पे लगी तो 10 से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, जैसे ही 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर, ये हो जाएगा 6.666 एंड डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, एक को घटाने
पर जैसे ही घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 x माइनस एक्स बराबर, इसमें से देखिए इसको घटाया जाएगा तो ये देखिए पूरा पूरा ये तो 6 आ ही रहे हैं, एक्चुअली क्या हो जाएगा 6 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, जितनी बार ये हैं उतनी बार ये भी हैं, एक हमने इधर ले लिया बस वहीं से ये वाला घटेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया 9x बराबर 6 या x बराबर हो गया है 6/9, या यहाँ से बनेगा क्या x बराबर 3 का भाग चलाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा 2/3 बच्चों, ये हो जाएगा हमारा p/q के रूप में। ठीक है, तो मेरा ये हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का खा भी सॉल्व हो गया है और 3 का गा, क्वेश्चन नंबर 3 का गा अभी सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आप समझते भी चलिए साथ साथ, और अगर आपको समझने में कोई समस्या आती है वो बात आप पूरी कमेंट में लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी उस समस्या का समाधान करते हुए चलें। ठीक है, तभी हमारा उद्देश्य भी पूरा हो पाएगा। और देखिए बच्चों, अगर आपको सूत्र में कोई समस्या आ रही है तो मेरी सूत्रों की सीरीज भी अलग अलग चल रही है, हम कोशिश करेंगे कि सूत्रों वाला पोर्शन भी एक अलग वीडियो डालता चलूँ साथ साथ, जिससे कि आपके सूत्र भी कंप्लीट होते चले जाएंगे। ठीक है, अब तीसरे का गा क्वेश्चन हम हल करवाने वाले हैं। तीसरे के गा में दिया गया वृत्त के व्यास के सिरे, दिया गया है कि वृत्त के व्यास के सिरे दिए गए हैं, है ना, ए बी। तो ए बी देखिए व्यास के सिरे दिए गए, तो इसका मतलब क्या, ए बिंदु का ये वाला मैं मान ले रहा हूँ -2 -7, और जो बी है वो बी का निर्देशांक क्या है 1 -11, 1 -11 मान लेते हैं, ये मेरा वृत्त है। ठीक है, तो ये इसका व्यास है, ये सेंटर है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसके इसके निर्देशांक दिए गए। तो केंद्र कहाँ पे होता है बच्चों, केंद्र होता है ए और बी के बीच में। तो मतलब देखिए केंद्र के निर्देशांक कैसे निकाले जाएंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक, केंद्र के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, ए व बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, है ना, मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकाले जाते हैं, देखिए बच्चों x1 ये हो जाएगा y1, x2/2। मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 + x2, है ना, ये होते हैं x1 + x2/2। तो ये हो जाएगा -2 + 1/2 कामा, है ना, या चलिए मैं सूत्र लिख देता हूँ जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होगी, x1 + x2/2 y1 + y2/2, है ना। तो ये हो जाएगा -2 + 1/2, ये हो जाएगा y2 मतलब y1 -1 -11/2, तो ये हो जाएगा -1/2 कामा -9। ठीक है, ये तो केंद्र के निर्देशांक हो गए हैं बच्चों। और एक चीज हमसे और पूछी गई है, तो वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, या इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए, उसका आधा कर दीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या मैं निकाल ले रहा हूं, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है बच्चों, तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या होगी, ए व ओ के बीच की दूरी। देखिए केंद्र क्या है, केंद्र है ओ, है ना, ओ केंद्र के निर्देशांक, तो बीच की दूरी हमें पता है ना, तो बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, √ के अंदर x1, या देखिए यहाँ पे ऐसा साइन लगा होता है जैसे कि x1 या x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 डिफरेंस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करने वाले हैं हम लोग, ये देखिए x1 तो यही रहेगा मेरा, और इसको की बार x2/2 इसे मान लेंगे। ठीक है, तो x1 माइनस मतलब -+1/2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -/2 मतलब -7 और प्लस के हो जाएंगे 9। तो इसका क्या हो जाएगा, √ के अंदर 2 दूनी 4 में से एक गया -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये बचा 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा देखिए
9/4 प्लस 4, तो ये टोटली हो जाएगा क्या, 4 चौकू 16, 9 25/4, 25/4 का मतलब हो गया 5/2, यानी कि 2.5 मात्रक। ठीक है बच्चों, तो त्रिज्या कितनी हो गई है, 2.5 मात्रक। ये हो गया आंसर। चलिए एक इसी का है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का घ 10 सेंटीमीटर वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा गया हमसे। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे अभी। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का घा जो है वो कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। देखिए ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है मुझे, इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए क्या करना है, दिया है वृत्त की त्रिज्या दी गई है r बराबर 10 सेंटीमीटर या मीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। और देखिए यह तो जीवा की लंबाई पता नहीं है, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं पूछा गया मेरे से, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा गया। इसका मतलब क्या है कि पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालकर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाया जाए। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले तो निकालूंगा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिख दे रहा हूँ। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/2 आधार, समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल होता है ऐसे। तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, और पूरा कैसे निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का बच्चों देखिए त्रिज्यखंड का मतलब क्या होता है, इन त्रिज्याओं द्वारा घिरा हुआ ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा यहाँ से ऐसा है ना, ये पूरा त्रिज्यखंड होता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के क्या फार्मूला होते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, है ना। यहाँ पे थीटा बराबर कितना दिया गया है, थीटा बराबर दिया गया है 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा पाई, पाई का मतलब पाई ही रहेगा, आर स्क्वायर का मतलब हो गया 10 इंटू 10 इंटू 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तो 9 चौकू 36, 2 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये हो गया 25 पाई, है ना। ये 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मेरे को क्या चाहिए, इसका क्षेत्रफल। तो मैं क्या करूंगा, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, 25 पाई माइनस के हो जाएंगे 50। इसका मतलब हो गया 25 पाई, तो 25 कॉमन आ जाएगा, 25 आ जाएगा कॉमन। ये बचा पाई -2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका 25। और यहाँ से 25 कॉमन लिया ना, 25 25 दूनी 50, ये 25 लिखा हुआ है बच्चों ऐसे ही। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 तक हल हो गए हैं। अब लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, देखिए अगर बच्चों यहाँ पे क्या है कि 426 तथा 576 का हमसे मासा पूछा गया, और बोल रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग करके, यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग मतलब हो गया है, ये देखिए ये क्या है, 426 यानी 576 को कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे लिखता हूं मैं, 576 को लिखा जा सकता है 426 गुणे 1 प्लस 150, यानी कि ये रिमाइंडर बचा हुआ है।
ठीक है। तो ये रिमाइंडर जो है अब रिमाइंडर के रूप में 426 यानी 150 अब देखिए ये 426 को कैसे लिखा जाएगा 150 के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा 150 इंटू 2 प्लस 126 बचेगा ना, 300 हो जाएगा 126। तो अब देखिए 126 को कैसे लिखा जाएगा, यानी 150 को कैसे लिखा जाएगा 126 के रूप में, तो ये हो जाएगा 150। 150 को लिखा जाएगा 126 गुणे 1 प्लस 24, है ना। अब 126 को कैसे लिखा जाएगा, 126 को लिखा जाएगा 24 चौकू 96, 24 पंचे 120 प्लस 6। अभी देखिए रिमाइंडर बच रहा है ना बराबर, ये रिमाइंडर बच रहा है, ये रिमाइंडर ये हर बार शेष बच रहे हैं, है ना, ये रिमाइंडर बच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब 24 को कैसे लिखा जाएगा, 24 को लिखा जाएगा इसके रूप में ना 6 इंटू 4, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 0। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो मासा हो गया है, मासा बराबर 6, ये हो गया। इसको बोलते हैं यूक्लिड एल्गोरिदम, ठीक है। हर बार जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर को यानी जो पिछली संख्या बची उसको रिमाइंडर के रूप में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा, जब तक रिमाइंडर नहीं बचता रहेगा ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा। तो मासा कितना आ गया, यानी कि 6 के रूप में 24 को लिखा गया है और कोई शेष नहीं बचा है, तो मासा आ गया 6। बच्चों अगर ये आपको तरीका समझ में नहीं आया है या इसको नहीं कर पा रहे हैं आप, तो दूसरा मेथड ये हो सकता है, ये उसी मेथड मतलब एल्गोरिदम का ही दूसरा रूप है। तो क्या हो जाएगा 426 का भाग देंगे 576 में ऐसे, तो ये एक बार जाएगा तो 426 ऐसे, कितना बचा 150। अब क्या करेंगे 426 को उठा के यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा 300, क्या बचा 126। 126 में 150 उठा के यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा 126, ये बचा 24 का 126 में भाग देंगे, ठीक है। ये भी विधि मासा निकालने की भाग विधि है। तो 24 पंचे 120, ये क्या बचा 6, इसको क्या करेंगे 24 में भाग देंगे, 24 छक्कू 24, ठीक है। पूरा शेष गया, तो ये मासा, इसमें देखिए मासा ये होता है जिसका पूरा पूरा भाग जाता है, तो मासा बराबर 6, ठीक है। ये भी विधि एल्गोरिदम ही है ये, बस इसमें क्या है कि ऐसे स्टाइल से लिखा जाता है, इसको इतने गुणे इतने प्लस इतने और ये लिख दिया जाएगा ना, ये सब उसी का प्रतिरूप है। तो अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आया तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लगाने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का खा। क्वेश्चन नंबर 4 का खा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का खा क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, सवाल पूरा उतारूंगा मैं, क्या करूंगा हल करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। हल यहाँ पे लिखेंगे हल, और सवाल में से ही क्या लेने वाले हैं हम लोग LHS, जो लंबा पोर्शन होता है वो लेंगे। LHS का मतलब क्या हो गया cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, ठीक है। अगले ब्रैकेट में आने वाला है साइन 90 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cos यहाँ पे रहेगा माइनस cos 45 डिग्री, ये दिया गया है ना। और मेरे को RHS में क्या निकालना है 7/4, ये प्रूफ करना है। देखिए इसको ध्यान में रखना ही है कि 7/4 लाना है, अगर ये ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका सवाल थोड़ा समस्या में हो जाएगा। तो cos 0 है 1, cos साइन 30 का मान है 1/2 प्लस 1/√2। अगले ब्रैकेट में क्या आने वाला है 1 प्लस 1/2 माइनस 1/√2, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया है, देखिए ये 3 एकन 3 और 1 सॉरी 2 एकन 2 और 1 3, ये हो गया है 3/2 प्लस 1/√2, ये हो जाएगा
3/2 माइनस 1/√2। तो ये क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 9 माइनस 2 बराबर 7/4। यही है मेरा RHS, यही सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल भी लग गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो गा है उसे भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का गा कह रहा है कि 3 माइनस 3 तथा 9, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक पूछेगा। देखिए बच्चों, ये कठिन सवाल नहीं है, ऐसे समझिए आप। एक बिंदु है ये -3, 3, ये मान लेते हैं ए, है ना। ये है 9, 9, ये है मेरा बी। अब वो ये कह रहा है मेरे से कि इस लाइन को 3 बराबर भागों में बांटेंगे हम लोग। ये एक पॉइंट ये है, एक ये है, ये मान लेता हूँ पी और ये मान लेता हूँ क्यू। जब 3 बराबर भागों में बांटा गया है तो इसका मतलब एक इसकी लंबाई, एक इसकी लंबाई, एक इसकी लंबाई। तो यहाँ पे जो अनुपात हो जाएगा, अगर इस पॉइंट को निकालने के लिए अनुपात मेरा क्या होगा, इधर है 1 और उधर है 2, और इस पॉइंट को निकालने के लिए अनुपात हो जाएगा 2:1, है ना। बस ये इतना ही हम लोगों को करना था। देखिए यहाँ पे क्या है, ये है हमारा x1। देखिए ये मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये इसको मिटा दे रहा हूँ। दिया है ये, तो ये क्या दिया है, 3 माइनस 3, 3, तो ये हो गया x1/1 और 9, 9 मतलब x2/2, ये हो गए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए पी के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, बिंदु पी के निर्देशांक। अब आप लोगों को वो तो याद होना ही चाहिए सूत्र, जो अंतः विभाजन वाला सूत्र होता है वो। ये निर्देशांक हो जाएंगे, देखिए कैसे, इसको मानते हैं हम लोग m1 m2, है ना। तो ये हो जाएगा x1 m2 प्लस m1 x2 अपॉन m2 प्लस, यानी m2 प्लस m1 ऐसे, कामा ऐसे ही y1 m2 प्लस m1/2 और ये हो जाएगा m2 प्लस m1। ये तो इसी ये फार्मूला है ना, ठीक है, ये सूत्र है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x1 का मान है -3 इंटू m2 का मान है 2 प्लस m1 का मान है 1 इंटू x2 का मान है 9/2 प्लस 1, ये हो गया ना। ऐसे ही कामा y1 का मान है 9, m2 का मान है 2 प्लस m1 का मान है 1 इंटू 9/2 प्लस 1। तो इसका सोल्व क्या है, 2 6, 9 में से 6 गया, 3/3 कामा 9 दूनी 18 और 27/3, मतलब ये हो जाएगा 1,9। बिंदु पी के निर्देशांक जो आ गए हैं वो 1,9 आ गए हैं। चौथे का गा है ना, फोर्थ का गा, 5,1 आ रहे हैं। गड़बड़ी कहाँ पे हो गई, ओहो, ये गलती हम लोगों ने कर दी कि y1 का मान तो 9 है, लेकिन y2 का जो मान है वो है 3, ये 3 है। तो 18 यहाँ पे हो जाएगा, 18 3 21, है ना। तो यहाँ पे 1:7 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। बाकी मुझे लग रहा है ये तो ठीक है, 3 दूनी 6, 3 1, ये 1 ही आने वाला है, ठीक है। बिंदु पी के निर्देशांक हो गए ये वाले, ये ठीक है। इसी प्रकार हम निकालेंगे बिंदु क्यू के निर्देशांक। तो बिंदु क्यू के निर्देशांक, देखिए सूत्र तो ऊपर ही लिखा हुआ है ना,
कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार m1 m2 बदल जाएगा, ये है m1 हो जाएगा, ये वाला है ना, ये हो गया m1, ये हो गया m2। तो ये क्या होने वाला है, देखिए m1 m2 का मान वहीं से निकालूंगा, तो x1 -3 इंटू m2 का मान है 1 प्लस m1 2 इंटू x2 का मान है 9, ये पूरे के बटे 1 + 2 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, बाई 1 m2, बाई 1 का मान है 3 इंटू 2, m2 का मान है 1 प्लस बाई 1 m2 और m1 2 इंटू बाई 2 मतलब 9, और ये पूरा हो जाएगा 1 + 2। तो अगला क्वेश्चन में क्या आने वाला है, 9 दूनी 18 में से 3 गया, प्लस का 15/3 कामा 9 दूनी 18 3 21/3, तो ये होने वाला है 5 कामा 7। ये हो गया बिंदु क्यू के निर्देशांक। तो बस बच्चों यही दो मेरे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अतः करके आप नीचे लिख सकते हैं, अतः बिंदु पी के निर्देशांक ये और बिंदु क्यू के निर्देशांक ये। तो ये समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें इस तरह ज्ञात हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन इसका भी लास्ट बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का घाघड़ी है ना, ठीक है, वो भी लगा देते हैं अभी। चलिए तब तक आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए मैं वीडियो में हूँ इसलिए रुक नहीं सकता हूँ, तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें एक पॉज बटन को दबा लीजिए और पूरा आप जब लिख लें उसके बाद ही प्ले कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का घा दिया क्या गया है, 12 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का कोण 120 डिग्री है। त्रिज्यखंड ऐसे है ना, ऐसे और ऐसे, ये एंगल दिया गया है 120 डिग्री और 12 सेंटीमीटर है त्रिज्या ये। तो ओ ए और ओ बी बराबर दिया गया 12 सेंटीमीटर। इस त्रिज्यखंड को इस प्रकार मोड़ा गया कि उसके दो किनारों वाली त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर शंकु प्राप्त होता है बच्चों, ठीक है। तो मतलब इसको पूरे भाग को बाहर निकाल लिया गया और इसको क्या किया गया, एक शंकु का इस तरह का रूप दे दिया गया, इस तरह का है ना, इसको जोड़ दिया गया। ये पॉइंट ओ है और ये दोनों मिल गए हैं, तो ये ए भी यहीं पर हो गया, ठीक है। ये इस तरह से एक शंकु बन गया है, ये ऐसे। अब ए भी तो अंदर ही हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब बात समझिए आप, इसको मैं पी क्यू मान ले रहा हूं। तो त्रिज्या दी गई है यहाँ पे, वृत्त की त्रिज्या दी गई है r बराबर 12 सेंटीमीटर। तो देखिए त्रिज्या और ये कोण भी दिया गया है, कोण ए ओ बी बराबर 120 डिग्री, या मैं इसको रेडियन में लिखना चाहूँ तो 2π/3, ठीक है बच्चों। तो इस तरह 2π/3 इसकी रेडियन माप हो गई। अब देखिए मैं क्या निकालूंगा, ये चाप ए बी की लंबाई निकालूंगा। चाप ए बी बराबर कितना हो जाएगा, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, तो चाप बराबर क्या हो जाएगा, कोण इंटू त्रिज्या। तो कोण कितना है 2π/3 इंटू त्रिज्या हो गई 12, तो 3 चौकू 12 मतलब 8π सेंटीमीटर, ठीक है। तो 8π सेंटीमीटर इस चाप की लंबाई होगी। देखिए जो चाप की लंबाई है वही इस शंकु में वृत्त बनाएगी, ठीक है। तो माना कि शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर है तब, तो शंकु के आधार
शंकु के आधार की परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई और कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 8 पाई, है ना। तो यहाँ से कैपिटल आर बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, मतलब शंकु की जो त्रिज्या हो गई है वो 4 सेंटीमीटर निकल के आ गई है, मेरे से पूछा गया है। और देखिए ये जो ऊंचाई है ये कितनी है, ये तो 12 ही रहने वाली है ना, क्योंकि ये स्मॉल आर है। और ये जो निकल के आ गई है वो 4 सेंटीमीटर आ गई, और ये वाली 12 सेंटीमीटर है ही। तो मेरे को पूछा गया है, वो कह रहा है सवाल में कि शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तब शंकु का आयतन क्या होने वाला है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच की जगह पे देखिए यहाँ पे कैपिटल आर चलेगा क्योंकि शंकु में कैपिटल आर है, और स्मॉल आर की देखिए अब तीनों के मान रख दीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान कितना हो गया 4 × 4 × 12। नो यहाँ पे एक ये भी दो, जो कैपिटल आर नहीं लगा पाई आर एल होता है, ये यहाँ पे एच ही रहने वाला है। तथा शंकु की ऊंचाई और लिख लेते हैं ना, ऊंचाई एच है। देखिए अभी मैंने ऊंचाई निकाली नहीं है तो ऊंचाई भी निकाल ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा एच ऐसे। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखिए इन दोनों में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ चूंकि एच बराबर क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 12 में 12 144 माइनस 16 बराबर अंडर रूट हो गया 128। या लिखा जाएगा ऐसे 8√2 लिखा जाएगा, 8√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख देते हैं इसलिए, तब आयतन हो जाएगा v। चलिए शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई × 16 × 8√2, ठीक है। तो यहाँ से कितना 16 × 8 128, मतलब 16 × 8 128 √2 पाई/3। ये मेरा आयतन का आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व हो गए हैं। अब अगला प्रश्न लगवाएंगे, तब तक आप नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है। हाँ तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर है 5 का कि द्विघात बहुपद ये वाला दिया गया और कह रहे हैं कि इसका शून्य, इनके जो शून्यक हैं उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो शून्य का आप लोग त्रिपदी लगाकर कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान है। इसको थोड़ा सेट करना है, -7x -3। तो इसके क्या करना है, गुणनखंड करने हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं गुणनखंड कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होने वाला है 6x² माइनस, ये 18 है ना, तो 9 - 2 की तरफ दी लगेगी, तो 9 - 2x -3। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x -3। यहाँ से क्या है 3x कामन आ गया, तो क्या बचा 2x -3 प्लस 1 कामन आ गया 2x -3। तो यहाँ से क्या करना है 2x -3 कामन आ गया, अगला आ गया 3x प्लस 1 बच्चों, ठीक है। तो शून्य कैसे निकाले जाते हैं, जब है 2x -1 बराबर 0, तो यहाँ से एक आ जाएगा x बराबर 3/2, ये शून्य का आ गया है ना। जब दूसरे वाले ब्रैकेट के बराबर 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0, देन x बराबर हो जाएगा -1/3, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये हो गया, दो शून्यक हो गए। और वो कह रहा है कि शून्यकों का संबंध बताइए। तो देखिए संबंध कैसे निकाले जाते हैं, शून्यकों का योग, है ना, ये होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस का हो जाएगा 1/3। तो कितना आंसर आने का, 3 त्रिका 9 में से 2 चला गया 7/6 आने वाला है। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -7/6, है ना। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, देखिए इसमें से क्या लिखा जा सकता है, -x का गुणांक, है ना। इसको लिखा जा सकता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, है ना।
इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, ये संबंध हो गया। इसी प्रकार है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या हो जाएगा देखिए, 3/2 इंटू माइनस का 1/3, तो ये हो जाएगा माइनस के 3/6। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, अचर पद, -3 है ना, वो अचर पद है, तो अचर पद बटे x² का गुणांक, ये इसके संबंध है ना। तो शून्यकों का योगफल इस तरह से है और शून्यकों का गुणनफल ये इसके संबंध है। कोई दिक्कत नहीं है। इसी क्वेश्चन नंबर 5 का लग गया है। क्वेश्चन नंबर खा देख लेते हैं अभी। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 के खा में दिया गया है AOB यानी कोण AOB बराबर है 100 डिग्री और APO का मान पूछा गया हमसे, ये वाला मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। तो सर्वप्रथम देखिए हम लोग क्या करेंगे,